आज का हमारा टॉपिक है मुगलकालीन आर्थिक स्थिति। मुगलकालीन आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी आईना अकबरी तथा विदेशी लेखकों के संस्मरणों से प्राप्त होती है। मुगल काल में शाहजहाँ के समय तक भारत की आर्थिक स्थिति ठीक मानी जा सकती है। शाहजहाँ तक का समय संपन्नता और समृद्धि काल था। यद्यपि इस आर्थिक संपन्नता का लाभ मुख्यतः बादशाह, बड़े बड़े मनसबदार, व्यापारी और उद्योगपति उठा रहे थे, परंतु वस्तुओं के मूल्य सस्ते होने के कारण जनसाधारण जीवन की साधारण आवश्यकताओं से वंचित न था। औरंगजेब के समय से भारत की आर्थिक स्थिति निरंतर गिरती चली गई। मुगल काल में भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से विभिन्न भागों में बटा हुआ था। सबसे श्रेष्ठ स्थिति बादशाह, बड़े बड़े मनसबदारों और राजपूत राजाओं की थी। बादशाह की आय सबसे अधिक थी। विभिन्न करों को वसूल करने के अतिरिक्त बादशाह राज्य का सबसे बड़ा उद्योगपति और व्यापारी था। बादशाह के अनेक कारखाने थे जिनमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता था और जो उसकी आय का एक बड़ा साधन था। बादशाह, उनका दरबार और हरम वैभव और विलासिता के केंद्र थे। इसी प्रकार की स्थिति राज्य के बड़े बड़े मनसबदारों और राजपूत राजाओं की थी। बड़े बड़े वेतन और जागीरें प्राप्त थीं और संपूर्ण वैभव और विलासिता का उपभोग कर सके जब तक कि वे योग्य रहे। उनके पश्चात राजा के अन्य कर्मचारी थे जो छोटी और बड़ी विभिन्न श्रेणियों में बंटे होते थे और जिनमें बहुत छोटे स्तर के कर्मचारियों अथवा दासों के अतिरिक्त सभी की स्थिति संतोषजनक और लाभप्रद थी। व्यापारी और उद्योगपति वर्ग में भी विभिन्न श्रेणियां थीं। इसमें बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति बहुत धनवान थे। सूरत के वीरजी बोहरा को संसार का सबसे धनवान व्यक्ति माना जाता था और अकेले अब्दुल गफूर का व्यापार संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के बराबर था। परंतु यह वर्ग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करता था क्योंकि उनकी संपत्ति को कभी भी छीना जा सकता था और उत्तराधिकार के नियम को कठोरता से लागू किए जाने पर बादशाह ही नहीं बल्कि राज्य का कोई भी बड़ा अधिकारी उनके उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति से वंचित कर सकता था। लघु व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति बहुत अच्छी न थी परंतु संतोषजनक मानी जा सकती थी। उनके पश्चात विभिन्न श्रेणी के विद्वान, कलाकार और कारीगर थे। इनमें से अच्छे विद्वानों, कलाकारों और कारीगरों को बादशाह, सरदारों एवं धनवान व्यक्तियों से संरक्षण प्राप्त हो जाता था और उनकी स्थिति अच्छी थी। परंतु उनमें अधिकांशतः निम्न श्रेणी के कलाकार, दस्तकार और कारीगर थे जिन्हें साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। कृषि मजदूर तथा अन्य मजदूरों की स्थिति भी अच्छी न थी। उनको बहुत साधारण वेतन मिलता था और उनका जीवन स्तर गिरा हुआ था। समाज का निम्न हार वर्ग किसानों का था जो सबसे अधिक थे और जो सबसे अधिक उत्पादन करते थे, परंतु जिन पर कर का भार सबसे अधिक था और जिनका शोषण राज्य कर्मचारी सबसे अधिक करते थे। इस प्रकार मुगल काल में आर्थिक ढांचा मध्य युग की विशेषता के अनुरूप सामंतवादी था, जिसमें समाज उच्च निम्न आर्थिक वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच चौड़ी खाई थी तथा जिसमें समाज का बहुसंख्यक साधारण वर्ग परिश्रम करता था और उनके परिश्रम का लाभ समाज के एक बहुत छोटे वर्ग को प्राप्त होता था। कृषि भारत की बहुसंख्यक प्रजा का मुख्य व्यवसाय था। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने लिखा था कि तत्कालीन भारत में बादशाह भूमि का एक छत्र स्वामी था, परंतु बर्नियर का यह कथन भ्रमात्मक है। बादशाह भूमि का स्वामी नहीं था। भूमि का स्वामी तो कृषक ही होता था, परंतु क्योंकि मुगल बादशाहों की आय का मुख्य साधन भूमि उत्पादन से लिया जाने वाला कर, लगान या खराज था, इस कारण प्रत्येक बादशाह यह चाहता था कि कृषि योग्य भूमि पर
विस्तार और कोई भी जिस पर खेती हो सकती थी वह बिना खेती के न रहे। इस कारण यदि कोई व्यक्ति खेती योग्य भूमि पर खेती करने में असमर्थ हो जाता था तो बादशाह उस भूमि को किसी खेती करने वाले व्यक्ति को देने का अधिकार रखता था। यद्यपि भूमि का मालिक वही व्यक्ति रहता था जिसकी वह भूमि थी। इस रूप में ही बादशाह को भूमि का स्वामी माना जाता था। अन्यथा जब तक किसान अपना लगान देता रहता था तब तक वह भूमि का स्वामी था, परंतु कृषक समान स्तर के नहीं थे। मुगलकालीन कृषक समाज 3 भागों में विभाजित था। प्रथम खुदकास्ट किसान था जो अपने ही गांव में अपनी ही भूमि पर खेती करता था। खुदकास्ट को अपनी भूमि को बटाई पर देने का तथा बेचने का अधिकार होता था। इन्हें मालिक ज़मीन भी कहा जाता था। द्वितीय याहिकस्ट किसान जो दूसरे गांव में जाकर खेती करता था और वहां अस्थायी रूप से निवास करता था। और तृतीय मुजारियत किसान जो अपनी भूमि से होने वाली आय को अपने परिवार के लिए पर्याप्त नहीं मानता था और इस कारण अधिक भूमि वाले व्यक्ति से किराएदार के रूप में खेती करने के लिए भूमि ले लेता था। इस प्रकार के किसानों के अतिरिक्त गांव में एक वर्ग ऐसा भी था जिन्हें कृषक मजदूर माना जाता था। उस काल में खेती में प्रयोग आने वाले साधनों और उत्पादन औजारों की दृष्टि से भारत पिछड़ा हुआ देश नहीं माना जा सकता था। कृषि में प्राय वे सभी साधन प्रयोग में लाए जाते थे जो भारत में 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक थे। भूमि से 2 फसलें और कभी कभी 3 फसलें भी तैयार की जाती थी और फसलों में हेरफेर करके फसलें तैयार करने की जानकारी भी भारतीयों को थी। कृषक मवेशी भी अच्छी संख्या में पलते थे। अबुल फजल के कथनानुसार एक किसान को 4 बैल, 2 गाय और 1 भैंस बिना पशु कर दिए पालने की अनुमति थी। गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, अफीम, नील, पोस्त आदि की खेती देश के विभिन्न भागों में की जाती थी। गेहूं की उपज मुख्यतया पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती थी। गन्ना मुख्यतया बंगाल और बिहार में, चना और जौ पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में, बाजरा और मक्का उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, नील मुख्यतया बयाना जिले में, अफीम मुख्यतया मालवा और बिहार में, कपास देश के विभिन्न भागों में तथा चावल मद्रास, कश्मीर आदि स्थानों में उत्पन्न किया जाता था। आईन अकबरी में रबी की 16 फसलों तथा खरीफ की 25 फसलों से प्राप्त होने वाली राजस्व का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए किसान वर्षा, कुओं, तालाबों, नदियों और नहरों पर निर्भर करते थे, परंतु सिंचाई के कृत्रिम साधनों के प्रयोग में विशेष उन्नति नहीं की गई थी। भारत में तंबाकू 1604 ईस्वी के अंत अथवा 1605 ईस्वी के प्रारंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। इसी के आसपास मक्का अमेरिका से भारत लाया गया। समय समय पर किसानों को अकाल की समस्या का मुकाबला करना पड़ता था। मुगल काल में कई अवसरों पर गंभीर अकाल पड़े थे। अकाल के साथ महामारी और भयंकर बीमारियां भी आती थीं। प्लेग और हैजा समय समय पर लाखों व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बने। राज्य की ओर से ऐसे अवसरों पर किसानों को सहायता दी जाती थी, परंतु आवागमन के साधनों, दवाइयों तथा योग्य चिकित्सकों के अभाव में यह सहायता सर्वदा अपर्याप्त होती थी। शाहजहां ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था की। उसने 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई जिसे नहर फैज कहा जाता था। ऐसे अवसरों पर गांव के गांव उजड़ जाते थे और कृषि नष्ट हो जाती थी। इसके अतिरिक्त जंगली जानवर भी खेतों को पर्याप्त हानि पहुंचाते थे, क्योंकि उस समय बंगाल और
क्योंकि उस समय जंगल और जानवर दोनों ही अधिक थे। किसानों पर कर का भार भी कुछ कम न था। अकबर और जहांगीर के समय को छोड़कर किसानों से पर्याप्त कर लिए जाते थे और बादशाहों के आदेश के विरुद्ध भी स्थानीय अधिकारी किसानों को तंग करते थे। निरंतर युद्ध और विद्रोह भी कृषि के लिए हानिकारक थे, परंतु इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी कृषि की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर था। और क्योंकि किसानों के जीवन की आवश्यकताएं न्यूनतम थी, अतः वे विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करते थे। मुगल काल में नई भूमि की को खेती योग्य बनाने के लिए वन कटी अर्थात जंगलों को साफ कर जमीन को खेती योग्य बनाना नामक एक तरीका अपनाया गया, जिससे अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। मध्य युग के इतिहास में अन्य देशों की शासन व्यवस्था से तुलना करते हुए अथवा मुगलों से पहले के समय भी किसानों की स्थिति पर दृष्टिपात करते हुए कहा जा सकता है कि शाहजहां के समय तक उनकी स्थिति पर्याप्त ठीक थी। अगर हम उद्योग को लेते हैं तो देखते हैं कि मुगल काल में विभिन्न बड़े बड़े उद्योग संपन्न नगरों का निर्माण हुआ। गुजरात, बंगाल और दक्षिण भारत के समुद्र तटों पर अच्छे अच्छे बंदरगाह थे। विभिन्न यूरोपियन जातियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थीं। ये सभी इस बात के प्रमाण थे कि भारत में उद्योग अच्छी मात्रा में थे, क्योंकि केवल कृषि संपन्नता और व्यापार के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती थी। गुड़ और चीनी बनाने का उद्योग बंगाल, गुजरात और पंजाब में मुख्य रूप से होता था। अफीम और नील बनाने के उद्योग भी महत्वपूर्ण थे और यह विदेशों में भी भेजी जाती थी। मिट्टी के खिलौने और बर्तन देश के विभिन्न भागों में बनाए जाते थे, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। दिल्ली, काशी और चुनार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए विख्यात थे। लकड़ी का प्रयोग दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कलात्मक वस्त्रें बनाने के लिए होता था। कश्मीर और कर्नाटक लकड़ी के कलात्मक वस्त्रें बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। समुद्री जहाज निर्माण करने के उद्योग में भारतीय कुशल थे। सामान ढोने और यात्रियों को ले जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण इसी समय में हुआ था। लोहा बनाने का उद्योग भी भारत में अच्छी स्थिति में था, यद्यपि खान का कोयला प्राप्त न होने के कारण अच्छे इस्पात का निर्माण भारत में कम होता था। लोहे का प्रयोग मुख्यतः हथियार बनाने के लिए होता था। भारतीयों में तलवार, कटार, माला आदि परंपरागत हथियारों के बनाने में श्रेष्ठता प्राप्त की थी, परंतु वे बहुत अच्छे स्तर की तोपें और बंदूकें बनाने में सफल नहीं हुए थे। इस क्षेत्र में वे फारस, टर्की और यूरोप के देशों से पिछड़े हुए थे। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए गुजरात और पंजाब प्रख्यात थे। तांबा, कांसा और पीतल का प्रयोग मुख्यतः बर्तन अथवा मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। दिल्ली और उसके निकटवर्ती स्थानों में तांबे का उद्योग, बंगाल में कांसे का उद्योग और बनारस तथा उसके निकट पीतल का उद्योग बहुत अच्छा था। सोना, चांदी और हाथीदांत का प्रयोग जेवर और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। सोना पंजाब और कुमायूं की नदियों से प्राप्त किया जाता था। तांबे की खानें राजस्थान और मध्य भारत में थीं तथा हीरे की खानें गोलकुंडा और छोटा नागपुर में थीं। भारत ने अनेक श्रेष्ठतम हीरों पन्नों को खोदकर निकाला था। जगत प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। हीरों का प्रयोग आभूषणों, सिंहासनों और वस्त्रों में लगाने के लिए किया जाता था। भारत में शराब बनाने का उद्योग भी बहुत बड़ा था, परंतु अच्छी शराब भारत में तैयार नहीं होती थी, जिसके कारण उसे यूरोप और फारस से मंगाया जाता था। चमड़े की वस्त्रें बनाने का उद्योग बहुत अच्छी स्थिति में न था।
चमड़े के जूते या चप्पलें साधारण व्यक्ति नहीं पहनते थे, परंतु चमड़े की मश्क और थैले तथा घोड़ों की रासें पर्याप्त मात्रा में बनती थीं और व्यक्ति देश के विभिन्न भागों में इस उद्योग में लगे हुए थे। नमक पंजाब की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता था तथा समुद्र व झीलों के पानी से भी तैयार किया जाता था। समुद्र तट पर मोती निकालने का उद्योग भी पर्याप्त अच्छी स्थिति में था। मुख्यतया दक्षिण भारत में यह एक प्रमुख उद्योग था। कांच के बर्तन और क्षमादान आदि बनाने का उद्योग फतेहपुर सीकरी, बरार तथा बिहार में पर्याप्त प्रगतिशील था तथा कांच की सुंदर सुंदर वस्तुएं वहां तैयार की जाती थीं। इत्र, सुगंधित तेल, गुलाब जल आदि जैसी वस्तुएं भी बहुत बड़ी मात्रा में तैयार की जाती थीं। जौनपुर और गुजरात ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल बादशाहों को इमारतें, मकबरे और मस्जिदें बनवाने का शौक था। बड़े बड़े किले और महल भी बादशाहों और राजपूत राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। इस कारण पत्थर काटने और इमारतें बनाने का काम भी भारत में बहुत था। लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी और राजस्थान में, पीला पत्थर तड्डा में और सफ़ेद संगमरमर जयपुर तथा जोधपुर में पाया जाता था। भारत में शोरा भी तैयार किया जाता था, लेकिन भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़े का निर्माण था। सभी प्रकार का सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा भारत में तैयार किया जाता था। अच्छे अच्छे कालीन और शॉल भी भारत में तैयार किए जाते थे। आगरा, मुल्तान, फतेहपुर सीकरी, अलवर, जौनपुर आदि कालीन बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु फिर भी भारतीय कालीन उतनी श्रेष्ठ कोटि के नहीं थे जितने कि फारस के बने हुए कालीन। कश्मीर में ऊनी कालीन, रेशमी कपड़ा तथा ऊनी कपड़े का निर्माण बहुत होता था। कश्मीर और बंगाल में रेशम का उत्पादन होता था और उसमें रेशमी कपड़ा बनाया जाता था। अच्छा रेशम चीन से भी मंगवाया जाता था। गुजरात में सबसे अच्छे रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते थे। रेशमी कपड़ों को विभिन्न रंगों में तैयार किया जाता था और उन पर कसीदा तथा सोने चांदी के धागों का काम भी किया जाता था। बादशाह स्वयं अपने कारखानों में ऐसे वस्त्र तैयार कराया करते थे। आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका तथा अहमदाबाद में अनेक ऐसे शाही कारखाने थे, परंतु फिर भी रेशमी कपड़ा विदेशों से मंगाया जाता था, जिससे यह अनुमान होता है कि रेशमी कपड़े के उद्योग की पूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। ऊनी कपड़ा और वस्त्र बनाने का उद्योग केवल पहाड़ी प्रदेशों और मुख्यतया कश्मीर, पंजाब और कुमायूं के क्षेत्रों तक ही सीमित था। बढ़िया ऊनी वस्त्र और शॉल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार किए जाते थे। अबुल फजल के कथनानुसार अकबर ने लाहौर में 1000 कारखाने स्थापित किए थे। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्रों के उद्योग को आरंभ किया था। यद्यपि भारतीय कारीगरों ने इस क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी और अनेक विदेशी यात्रियों के विवरणों में उनके कार्य की प्रशंसा प्राप्त होती है, परंतु फिर भी पर्याप्त मात्रा में अच्छी ऊन प्राप्त न होने के कारण यह उद्योग भी अपनी पूर्ण प्रगति करने में सफल नहीं हो सका था। भारत में श्रेष्ठतम प्रगति सूती कपड़ा तैयार करने में की थी। बंगाल में सोनारगांव, उत्तर प्रदेश में बनारस और आगरा, सिंध तथा पंजाब में लाहौर, मुल्तान और ठट्टा, गुजरात में अहमदाबाद, पाटन, बड़ौदा, भड़ौच और सूरत, खानदे में बुरहानपुर और गोलकुंडा सूती कपड़ा तैयार करने के लिए विख्यात थे। ढाका की मलमल संसार प्रसिद्ध थी। चीन, जापान, फारस, अरब, मिस्र, अफ्रीका तथा यूरोप के देशों से भारतीय सूती कपड़े की मांग सबसे अधिक थी। यही एक वस्तु ऐसी थी जिसका निर्यात विदेशों में सबसे अधिक होता था। भारत के सूती कपड़े का उद्योग उस समय तक सफलतापूर्वक चलता रहा जब तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत के इस महत्वपूर्ण उद्योग को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया गया।
इस प्रकार में सभी प्रकार के उद्योग थे, यद्यपि उनमें से बहुत कम उद्योग ऐसे थे जिनका उपयोग विदेशी व्यापार के लिए किया जा सकता था। मुगल साम्राज्य की शक्ति के विस्तार और स्थिरता के समय में यह उद्योग सफलतापूर्वक चलते रहे और उनसे देश की समृद्धि में वृद्धि हुई। परंतु फिर भी संपत्ति की सुरक्षा और व्यावसायिक आधार पर उद्योग को चला पाने के अभाव में भारतीय उद्योग विशेष प्रगति नहीं कर सके थे। इसके अतिरिक्त भारत के उद्योग परिवारों तक सीमित थे और कारीगरों की कार्यकुशलता पैतृक शिक्षा पर ही आधारित थी। इस कारण उन्हें श्रेष्ठता और विस्तार की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का निर्माण संभव न था। विभिन्न कारीगर अपने घरों में ही कार्य करते थे, परिवार के सदस्यों से ही कार्य सीखते थे, उनके उद्योगों की शिक्षा का कोई प्रबंध न था और अधिकांशतः कारीगर निर्धन थे। इन परिस्थितियों में उद्योगों के विकास की संभावना नहीं की जा सकती थी। जो कुछ भी हो सका वह थोड़ी बहुत मात्रा में राजकीय संरक्षण अथवा व्यक्तिगत प्रयासों के कारण हुआ, और जब उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय की दुर्व्यवस्था भारतीय उद्योगों को साधारण सुविधाएं तक प्रदान न कर सकी तो भारतीय उद्योग नष्ट होने आरंभ हो गए। शेष कार्य की पूर्ति अंग्रेजी शासनकाल में हो गई, जब भारत इंग्लैंड को कच्चा माल देने वाला उपनिवेश और इंग्लैंड की बनी वस्तुओं को खरीदने वाला एक अच्छा बाजार बन गया। व्यापार और वाणिज्य की स्थिति को देखें तो मुगल काल में भारतीय व्यापार अच्छी स्थिति में था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने शक्ति और व्यवस्था की स्थापना करके व्यापार को पनपने का अवसर दिया। मुगल बादशाहों ने सड़कों, सरायों और यातायात की सुरक्षा का प्रबंध किया था, जिससे व्यापार में सुविधा होती थी। उत्तरकालीन दुर्बल मुगल बादशाहों के समय में ही इन परिस्थितियों में अंतर हुआ, अन्यथा राज्य की परिस्थितियां व्यापार के अनुकूल थीं। मुगल बादशाह व्यापारिक कर भी कम लेते थे। विदेश जाने वाली और विदेशों में होने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 3.5% से अधिक व्यापारिक कर नहीं लिया जाता था। व्यापार सड़कों और नदियों दोनों से होता था। विदेशों से व्यापार जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनों से होता था। स्थल मार्ग उत्तर पश्चिम की ओर था। इसके लिए एक सड़क लाहौर से काबुल तक और दूसरी सड़क सुल्तान से कंधार तक जाती थी। गुजरात, दक्षिण भारत के दोनों तरफ के समुद्र तट और बंगाल में अच्छे बंदरगाह थे, जो समुद्री मार्ग से व्यापार की सुविधा प्रदान करते थे। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों से थे। फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अरब, मिस्र, मध्य एशिया, फारस, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह, नेपाल आदि सभी से भारत के व्यापारिक संबंध थे। भारत फ्रांस से ऊनी वस्त्र, इटली और फारस से रेशम, फारस से कालीन, चीन से कच्चा रेशम और मध्य एशिया तथा अरब से घोड़े मंगाता था। सोना और चांदी भी भारत विदेशों से लाता था, क्योंकि यहाँ से कम मात्रा में उपलब्ध थे। इनके अतिरिक्त अच्छी शराब, कांच के बर्तन, मखमल, दवाइयाँ आदि भी भारत विदेशों से आयात करता था। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती कपड़ा प्रमुख व जिसकी मांग यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सभी देशों में बहुत थी। इसके अतिरिक्त काली मिर्च, नील, अफीम, चीनी, शोरहा, मसाले, नमक आदि विभिन्न वस्तुएं भारत से विदेशों को भेजी जाती थी।